गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। देखिए इस न्यूमेरिकल में हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है और कहा गया है इसकी स्टेबिलिटी जज कीजिए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की विद द हेल्प ऑफ नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए ये आप यहाँ पे देखते ही बता सकते हैं कि आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन अनस्टेबल है क्योंकि इसका एक पोल राइट हैंड साइड पे लाई कर रहा है। तो अब इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल होगा कि नहीं ये हमें बताना है for these two different cases k equal to 1.25 and k equal to 2.5। तो कैसे बताएंगे? चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो नाइक्विस्ट प्लॉट बनाते हैं और n इक्वल टू p माइनस जेड नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। यहाँ पे हमें p की वैल्यू स्टार्टिंग में ही पता चल चुकी है 1। अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो है सिर्फ n की वैल्यू और फाइनली हमें हमारा z का आंसर मिल जाएगा हमारे सिस्टम के लिए, हमारा सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। तो n के लिए क्या करेंगे, पूरा का पूरा नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करेंगे। तो चलिए करते हैं। नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करने से पहले इस ट्रांसफर फंक्शन को रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक कीजिए इसका स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट निकालने के लिए। तो ये बन जाएगा आपका कुछ इस तरह से। रियल पार्ट को पहले लिखिए और पॉजिटिव बनाइए। सिमिलरली रियल पार्ट को पहले और पॉजिटिव लिखिए। यहाँ पे भी माइनस का साइन मैंने 2 का इंटेंशनली कॉमन लिया है क्योंकि हमारा यहाँ पे रैशनलाइज करने से पहले रियल पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब इसे रैशनलाइज कीजिए। यहाँ पे लिखिए 0.5 माइनस जे ओमेगा मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में, और सिमिलरली यहाँ पे लिखिए 2 प्लस जे ओमेगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। अब इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए और आप इसे रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेकआउट कर सकेंगे अपने ट्रांसफर फंक्शन का। तो ये बन जाएगा आपका कुछ इस तरह से। यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होगा, जे स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा आपका 0.25 प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो नीचे आ जाइए, ऊपर वाली न्यूमरेटर को सॉल्व कीजिए। ये बन जाएगा आपका कुछ इस तरह से। 1 इस साइड पे कर लेते हैं इस तरह से। 1 प्लस 0.5 जे ओमेगा माइनस 2 जे ओमेगा एंड ओवर हियर जे स्क्वायर बन जाएगा आपका -1 और ये बन जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे डिनोमिनेटर को एज इट इज ही रहने दीजिए। ये न्यूमरेटर की इसी तरह की कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, इसी का आपने ध्यान रखना है इस पूरे न्यूमेरिकल में। रेस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल थोड़ा आसान ही होता है। यहाँ पे से रियल और इमेजिनरी पार्ट करते करते ही गलती कर सकते हैं एट द मोस्ट, अगर कोई गलती करेगा स्टूडेंट तो वहीं पे ध्यान रखना। जे स्क्वायर का भी -1 कंसीडर करोगे, कभी नहीं करोगे तो वहीं पे सारा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा अगर होना होगा तो जे स्क्वायर इक्वल टू -1 का ज़रूर ध्यान रखें मल्टीप्लाई करते वक्त। प्लस जे ओमेगा क्यूब। तो ये आ गया आपका न्यूमरेटर। देखिए जो चीज़ें प्लस माइनस होती हैं वो प्लस माइनस कीजिए न्यूमरेटर में। इसे फर्दर सॉल्व कीजिए। ये बन जाएगा 1 माइनस 0.5 जे ओमेगा प्लस 2.5 ओमेगा स्क्वायर प्लस जे ओमेगा क्यूब। ये आ गया आपका न्यूमरेटर। एंड देन अगेन डिनोमिनेटर को ऐसे टी सी लिख दीजिए। अब आप अपना ट्रांसफर फंक्शन रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो कीजिए, ये आ जाएगा आपका कुछ इस तरह से। यहाँ पे माइनस के मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2.5 ओमेगा स्क्वायर, रियल पार्ट्स को एक साथ लिखिए, 0.25 प्लस ओमेगा स्क्वायर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर। एंड सिमिलरली यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट इस तरह से लिख दीजिए, ओमेगा क्यूब माइनस
0.5 ओमेगा डिवाइडेड बाय 0.25 प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो आपका काफ़ी पोर्शन खत्म हो गया है नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करने के लिए, टफ पोर्शन। अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट निकालना है। स्टार्टिंग पॉइंट कब निकलेगा, एट ओमेगा इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा एट ओमेगा इक्वल टू 0। ये बन जाएगा आपका माइनस के मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 divided by 0.25 plus 0, and over here it is like this. And similarly minus j omega minus 0.5 into 0, and similarly 0.25 plus 0 over here, and 4 plus 0 again. तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या निकलेगा, माइनस के डिवाइडेड बाय 1 माइनस जे के मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड बाय 1। तो ये क्या बन जाएगा आपका, माइनस के माइनस जे 0। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ सीखने वाली है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे इस तरह से। देखिए जो हमने स्टार्टिंग पॉइंट निकाला है वो निकाला है माइनस के माइनस जे 0, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे कहीं अगर ये निकलता माइनस के प्लस जे 0 तो भी कौन सा पॉइंट होता है, यही पॉइंट होता है। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है अगर यहाँ पे हमें पॉइंट इंडिकेट करना हो रियल एक्सिस पे, लेकिन नाइक्विस्ट प्लॉट में इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, वो समझने की कोशिश कीजिएगा। ये माइनस के माइनस जे 0 नाइक्विस्ट प्लॉट में सजेस्ट करता है कि आपका नाइक्विस्ट प्लॉट यहाँ से शुरू होकर थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा, और सिमिलरली माइनस के प्लस जे 0 आपके नाइक्विस्ट प्लॉट में सजेस्ट करता है कि आपका ये पॉइंट माइनस के प्लस जे 0 आपके ओमेगा की वैल्यू 0 से बढ़ाने पे यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर जाएगा। तो अदरवाइज तो ये दोनों पॉइंट सेम ही हैं, इसी लोकेशन को इंडिकेट करते हैं, बट नाइक्विस्ट में इन दोनों का काफ़ी डिफरेंस बनता है। एक पॉइंट इंडिकेट करता है कि आपका नाइक्विस्ट प्लॉट ओमेगा इक्वल टू 0 से वैल्यू बढ़ाने पे थर्ड क्वाड्रेंट पे शिफ्ट होगा, और ये पॉइंट इंडिकेट करता है नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में कि आपका ओमेगा की वैल्यू 0 से बढ़ाने पे आपका जो नाइक्विस्ट प्लॉट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट होगा। तो माइनस के माइनस जे 0 आएगा यहाँ पे, या माइनस के प्लस जे 0 आएगा, ये काफ़ी ध्यान से लिखना है। इसमें कैसे पता चलेगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आएगा माइनस के प्लस जे 0, वो कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे माइनस के प्लस जे 0 कर देते हैं, क्योंकि मुझे पता है, मैं आपको बस इसकी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। देखिए इसके दो तरीके हैं जानने के। एक, आप ओमेगा इक्वल टू 0.1 सब्स्टिट्यूट कीजिए। यहाँ पे जब भी आपको ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा मिले या ओमेगा इसके माइनस ओमेगा मिले, कुछ भी इस तरह का मिले, तो आप यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 0.1 सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो आपका पता चल जाएगा इमेजिनरी पार्ट आपका ओमेगा से बड़ी वैल्यू पे, ओमेगा की 0 से बड़ी वैल्यू पे इमेजिनरी पार्ट आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट होगा, ठीक है। चलिए पहले ये मेथड ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे 0.1 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.001, और ये क्या हो जाएगा माइनस 0.05 ओमेगा की 0.1 वैल्यू के लिए। तो ये ओवरऑल ब्रैकेट क्या बन जाएगी, नेगेटिव, और आपका इमेजिनरी पार्ट क्या बन जाएगा, टोटल पॉजिटिव, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस तरह से क्या पता चलता है, ओमेगा की 0 से बड़ी वैल्यू के लिए आपका नाइक्विस्ट प्लॉट कहाँ शिफ्ट हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। कैसे पता चला, ओमेगा की जगह आप 0.1 डालिए, आपको आपका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव दिखेगा और रियल पार्ट नेगेटिव, तो ये कौन सा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो आप अपना नाइक्विस्ट प्लॉट स्टार्टिंग में यहाँ पे पॉइंट करके यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस के प्लस जे 0। अब इसका सेकंड मेथड जो रहता है वो क्या है, वो भी देख लीजिए, जज करने का कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट होगा। आपका नाइक्विस्ट प्लॉट स्टार्ट ओमेगा इक्वल टू 0 से होने के बाद जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू बढ़ाएंगे ये कहाँ शिफ्ट होगा, सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में। वो सेकंड मेथड क्या रहता है चेक करने का, आप ओमेगा की 10 to 0 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी देखेंगे। यहाँ पे इट्स नॉट ऑल अबाउट इमेजिनेशन, यहाँ मैथमेटिकल सॉल्यूशन नहीं करना, आप इस तरह से भी देख सकते हैं सेम एक्सप्लेनेशन को कि कोई 0 की से बहुत क्लोज वैल्यू डाली ओमेगा की जगह, जब उसका क्यूब होगा तो वैल्यू और भी ज़्यादा छोटी हो जाएगी, और माइनस 0.5 ओमेगा करेंगे उसी ओमेगा टेंड्स टू 0 वैल्यू से, वो इतनी छोटी नहीं होगी जितनी क्यूब वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो इस ओवरऑल ब्रैकेट का जो साइन रहेगा वो क्या बनेगा, नेगेटिव,
ओमेगा टेंड्स टू 0 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे, क्योंकि ओमेगा क्यूब बहुत छोटा हो जाएगा और जो अंदर ब्रैकेट के अंदर साइन डोमिनेट करेगा वो इस ओमेगा का करेगा, तो वो क्या है नेगेटिव। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा नेगेटिव नेगेटिव प्लस, और कौन सा क्वाड्रेंट बन जाएगा सेकंड। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं टोटल इमेजिनेशन विदाउट डूइंग एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन विद ओमेगा इक्वल टू 0.1 आप सिंपली ओमेगा टेंड्स टू 0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखिए कि किसका साइन मैटर करेगा। यहाँ पे इन सिंपल वर्ड्स हमेशा जिसकी पावर कम है उसी का साइन मैटर करेगा, क्योंकि जिसकी पावर ज़्यादा होगी टेंड्स टू 0 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही वो बहुत ही छोटा वैल्यू बन जाएगा। अगर यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर होता तो भी ये छोटी वैल्यू बननी थी और ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू बननी थी और इसी का साइन मैटर करना था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ब्रैकेट के अंदर का साइन कैसे देखते हैं। ये टेक्निक हमें आगे भी काम आएगी, हमारे फोर्थ न्यूमेरिकल में भी सेम कंसेप्ट चलेगा कि हमें ब्रैकेट के अंदर का साइन देखना है। इवन वो न्यूमेरिकल पूरा इसी कंसेप्ट पे बेस है कि ब्रैकेट के अंदर का साइन कैसे देखते हैं आप। तो फोर्थ न्यूमेरिकल आएगा तो आप वहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, वो पूरा न्यूमेरिकल ही इस चीज़ पे बेस है ब्रैकेट के साइन के ऊपर। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं आगे। हमें हमारा स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया है। नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे, हम टर्मिनेटिंग पॉइंट निकालेंगे। तो वो कैसे निकलेगा, टर्मिनेटिंग पॉइंट एट ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा फॉर इन्फिनिटी कैलकुलेट कीजिए। तो ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी डायरेक्टली नहीं पुट करते, हमने पहले भी बात की थी। न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर कॉमन लीजिए और उसके बाद अपनी ओमेगा में इन्फिनिटी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, अदरवाइज़ आपको क्या आंसर मिलेगा अनडिफाइंड। पहले भी बताया था लास्ट न्यूमेरिकल में। तो सिमिलरली यहाँ पे आपको क्या करना है, ओमेगा की वैल्यू कॉमन लेनी है न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से, डिवाइडेड बाय 0.25 डिवाइडेड बाय ओमेगा स्केल प्लस 1 एंड सिमिलरली over here 4 डिवाइडेड बाय ओमेगा स्केल प्लस 1। ये आ गया आपका ओमेगा 4 बाहर कॉमन, ये और ये कैंसिल, और सिमिलरली यहाँ पे ओमेगा स्केल और ये इस तरह से कैंसिल हो जाएगा और आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा माइनस के ब्रैकेट्स के अंदर ओमेगा की जगह इन्फिनिटी पुट कीजिए तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। इसे ऐसे टी से रहने दीजिए फिलहाल, ये ऐसे बन जाएगा और ये भी कुछ इस तरह से बन जाएगा। एंड सिमिलरली ओवर हियर यहाँ पे कुछ इस तरह से रहेगा आपका और ये बन जाएगा ऐसे, एंड दिस ओवर हियर विल बी लाइक दिस। और अब आगे चलते हैं, ये क्या बन गया आपका 2.5 डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस चेन के डिवाइडेड बाय ओमेगा। अब इन्फिनिटी पुट कर दीजिए और अपना आंसर देख लीजिए क्या आएगा -0 -j0। तो आपका ये कहाँ पे आ गया टर्मिनेटिंग पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी मिल चुका है -k प्लस j0। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में से आपका नाइक्विस्ट प्लॉट स्टार्ट होगा और टर्मिनेट कहाँ होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब क्या करेंगे हम, अब इंटरसेक्शंस कैलकुलेट करेंगे विद रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस टू कंप्लीट योर नाइक्विस्ट प्लॉट फॉर सेक्शन C1 ऑफ नाइक्विस्ट कंटूर। तो चलिए इंटरसेक्शन विद रियल एक्सिस निकालते हैं सबसे पहले। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे फ्रीक्वेंसी at which intersection will take place with real axis। ये फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग कंडीशन कि रियल एक्सिस पे आपका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा ट्रांसफर फंक्शन का 0। ये फ्रीक्वेंसी निकालेंगे बाय यूजिंग दिस कंडीशन। यहाँ पे अपना इमेजिनरी पार्ट लिखिए डिवाइडेड बाय 0.25 प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे इक्वेट कीजिए तो आपको मिल जाएगा आपका आंसर ओमेगा इक्वल टू √0.5 रेडियंस पर सेकेंड। तो इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपका जो नाइक्विस्ट प्लॉट है
वो आपके रियल एक्सिस को कट करेगा। तो चलिए इस फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हुए आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कैलकुलेट करते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस तरह से आ जाएगा आपका, तो जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा में आप ये रूट इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू √0.5 सब्स्टिट्यूट कीजिए और देखिए आपको आपका ट्रांसफर फंक्शन का क्या आंसर मिलता है। -j इमेजिनरी पार्ट आपका 0 बनेगा √0.5 सब्स्टिट्यूट करते ही। क्योंकि हमने √0.5 आंसर निकाला ही यहीं से है, इमेजिनरी पार्ट को 0 से इक्वेट करते हुए, तो ये आपका 0 ही बनेगा। कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है पेपर में, ये 0 ही आएगा। अगर नहीं आए तो घबराने वाली बात है, कुछ गड़बड़ कर दिया आपने इसका मतलब पहले। तो मैं यहाँ इमेजिनरी पार्ट की कैलकुलेशन नहीं लिखूँगा, सिंपली 0 करके दिखा दूंगा आपको। आप चाहें तो खुद से कैलकुलेट करके देख लीजिए कि वो 0 आता है कि नहीं। ये बन जाएगा आपका 0.66 के, ये आ जाएगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन योर रियल एक्सिस 0.66 के। तो चलिए आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी मिल गया है, टर्मिनेटिंग पॉइंट भी मिल गया है और इंटरसेक्शन भी मिल गई है। अब एक काम करते हैं, इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सिस भी निकाल के चेक कर लेते हैं, वहाँ कोई इंटरसेक्शन तो नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सिस, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे फ्रीक्वेंसी एट विच इंटरसेक्शन will take place with imaginary axis। वो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग कंडीशन कि उस टाइम पे रियल पार्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन 0 होगा। तो अपनी रियल पार्ट को 0 से इक्वेट कर दीजिए 0.25 प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से देखिए आपका आंसर क्या बनता है, 1 प्लस 2.5 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 2.5 एंड ओवर हियर आपका ओमेगा का आंसर आ जाएगा √-1 डिवाइडेड बाय 2.5 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पे आपको आपके फ्रीक्वेंसी का आंसर इमेजिनरी मिला है which has no sense। तो आप कह सकते हैं कि there will be no intersection with your imaginary axis, क्योंकि आपको आपके फ्रीक्वेंसी का आंसर इमेजिनरी मिला है जिसका कोई मतलब नहीं होता। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का और इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है हम कंसिडर करते हैं हमेशा वो इस तरह की होती है, √2 रेडियन एक रियल नंबर। ठीक है, इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी कोई सेंस नहीं है इसका, तो इग्नोर कर दीजिए एंड कंसिडर इट कि देयर इज़ नो इंटरसेक्शन विद योर इमेजिनरी एक्सिस। तो चलिए आपको फॉर सेक्शन C1 ऑफ नाइक्विस्ट कंटूर आपके जो 4 पॉइंट आपको चाहिए थे वो आपको मिल गए। कौन से 4 पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट -k प्लस J0, सिमिलरली टर्मिनेटिंग पॉइंट -0 -J0 एंड इंटरसेक्शंस। यहाँ पे हमने देखा इंटरसेक्शन विद रियल एक्सिस ही है और किस पॉइंट पे है, -0.66 के पे, एंड देयर इज नो इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सिस। तो इन 4 पॉइंट्स के लिए देखिए आपका नाइक्विस्ट प्लॉट कैसे बनेगा। सेक्शन C1 के लिए
नाइक्विस्ट कंटूर के, ये रहा आपका स्टार्टिंग पॉइंट माइनस के प्लस जे ज़ीरो, दिस इज़ योर टर्मिनेटिंग पॉइंट माइनस ज़ीरो माइनस जे ज़ीरो, एंड हेयर ओवर हेयर आपका इंटरसेक्शन है एट -0.66 के। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होता हुआ आपका नाइक्विस्ट प्लॉट कुछ इस तरह से टर्मिनेट हो जाएगा रियल एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए एट पॉइंट -0.66 के। तो ये बन जाएगा आपका नाइक्विस्ट प्लॉट फॉर सेक्शन C1 ऑफ योर नाइक्विस्ट कंटूर। अब एक काम कीजिए, C2 और C3 के लिए भी अपना नाइक्विस्ट प्लॉट देखिए क्या बनेगा। C2 के लिए हमें पता है एक डॉट बनेगा एट ओरिजिन, क्योंकि हमारा यहाँ पे भी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है, बट चलिए फिर भी कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए करके दिखा देते हैं एक बार कि डॉट बनेगा फॉर सेक्शन C2। पुट S equal to R E J theta where R tends to infinity and theta rotates from plus 90 degree to 0 degree to minus 90 degree। ये आपकी थीटा की रोटेशन आ गई, ये आपके सेमी सर्कल की इक्वेशन आ गई ए ई जे थीटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब इसे S इक्वल टू आर ई जे थीटा को अपने ट्रांसफर फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कीजिए, k मल्टीप्लाई बाय s प्लस 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 0.5 एंड s माइनस 2 में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए s की जगह। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से आपका ट्रांसफर फंक्शन। आप इस +1 को 0.5 को और -2 को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि r खुद में इन्फिनिटी है, तो इसमें +1 हो रहा है या -2 हो रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। r ई जे थीटा वैसा का वैसा ही मैग्नीट्यूड रहेगा, तो 1 और 0.5 और -2 को इग्नोर कर दीजिए। तो आपकी इक्वेशन कैसे बन जाएगी, के r ई जे थीटा डिवाइडेड बाय r ई जे थीटा मल्टीप्लाई बाय अगेन r ई जे थीटा, ये कैंसिल हो गया। तो k डिवाइडेड बाय आर ई जे थीटा, यहाँ पे r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए इन्फिनिटी, तो ये क्या बन जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय ई जे थीटा माइनस में। तो देखिए ये आपकी सर्कल की क्या इक्वेशन है, ये एक सर्कल विद रेडियस इक्वल टू 0। अब उसकी रोटेशन जो भी हो इस ई जे थीटा की वजह से, थीटा चेंजेस फ्रॉम +90 डिग्री टू 0 डिग्री टू -90 डिग्री, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक 0 रेडियस का सर्कल जितना भी रोटेट करेगा इन दी एंड तो वो डॉट ही बनेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें कि उसकी रोटेशन कैसे है। लेकिन चलिए फिर भी प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए इन वैल्यूज़ को इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं वो सीख लेते हैं, क्योंकि आगे आगे एप्सिलॉन का केस आएगा तो हमें ये वैल्यूज़ को इस तरह के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना होगा और हमारा इन्फिनिटी का सर्कल का रोटेशन किस तरह से बनेगी वो निकालनी होगी। तो चलिए फिर भी फॉर प्रैक्टिस पर्पज़ एक बार देखते हैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा तो -90 डिग्री इस तरह से बन जाएगा ये, एंड देन 0 डिग्री, और ये फिर यहाँ पे 0 -90 सब्स्टिट्यूट करूँगा तो यहाँ पे ये बन जाएगा +90 डिग्री इस माइनस के साइन की वजह से। तो आपकी रोटेशन बन जाएगी यहाँ पे कुछ इस तरह से -90 टू 0 एंड देन टू +90 डिग्री, ये आपकी रोटेशन बनेगी अगर इसका यहाँ पे कोई रेडियस होता तो। चलिए आगे चलते हैं। फॉर सेक्शन C3 हमारा नाइक्विस्ट प्लॉट बनाते हैं। फॉर सेक्शन C3 आपको सिंपली एक स्टेटमेंट लिखनी है, फॉर C3 और नाइक्विस्ट प्लॉट विल बी मिरर इमेज ऑफ नाइक्विस्ट प्लॉट sketched for section C1 of Nyquist contour। बस फॉर सेक्शन C3 आपको हर न्यूमेरिकल में बस एक ये स्टेटमेंट लिखनी है एंड दैट्स इट एंड दैट्स ऑल। तो चलिए देखिए हमारा यहाँ पे नाइक्विस्ट प्लॉट कैसे बन जाएगा। फाइनली ये आ गया हमारा नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉन फॉर सेक्शन C1। C2 के लिए यहाँ पे सिंपली एक डॉट आएगा, ये आपका ओमेगा इक्वल टू 0 पे इस तरह से स्टार्ट होता हुआ नाइक्विस्ट प्लॉट
यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी वैल्यू, फ्रीक्वेंसी को जब आप इन्फिनिट इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ पे आकर आपका नाइक्विस्ट प्लॉट पहुँच जाएगा। एंड देन यहाँ से जब ओमेगा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से वापस आएंगे टूवर्ड्स जीरो, तो आपका प्लॉट कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये आ गया आपका माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे और ओमेगा इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी यहाँ पर। तो ये बन जाएगा आपका नाइक्विस्ट प्लॉट फॉर योर गिवन ट्रांसफर फंक्शन। अब देखिए इस नाइक्विस्ट प्लॉट की हेल्प से हम हमारी स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे। ये आ गया हमारा नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। पी हमें हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन देखते ही पता था कि 1 है। हमने ये पूरा का पूरा नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ किया है सिर्फ इस n को फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 1 है, 0 है, क्या है, +1 है, -1 है। अब हम वो इस नाइक्विस्ट प्लॉट से पता करेंगे एंड देन फाइनली अपना क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के कितने पोल्स राइट हैंड साइड पे हैं, इसका आंसर जैसे हमें हमेशा की तरह चाहिए होता है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो p की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 1 है। अब आपको यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हमारे पास दो केस गिवन है। एक केस में हमें कहा गया है k की वैल्यू 1.25 है और इसके लिए स्टेबिलिटी फाइंड करके दें, और सेकंड केस हमें गिवन है k की वैल्यू 2.5 है और इसके लिए स्टेबिलिटी क्या बनती है वो बताएं। तो चलिए 1 बाय 1 दोनों के लिए निकालते हैं। पहले k इक्वल टू 1.25 के लिए देखिए इस एक्सप्रेशन में -0.66 k में आप k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 1.25, तो देखिए क्या बनेगा आपका, मल्टीप्लाई बाय 1.25, तो ये आ जाएगा आपका 0.825। तो आपका -1 प्लस J0 कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे। n क्या होता है, एनसेटलमेंट अराउंड -1 प्लस J0। ठीक है, तो अब हम n कैसे निकालेंगे, -1 प्लस J0 के अराउंड एनसेटलमेंट देखिए कितनी है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे देखिए एक बार एनसेटलमेंट हो रही है, ये जो कट लग रहा है एक एनसेटलमेंट है और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो हमारी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो अब n इक्वल टू -1 इस जगह पे सब्स्टिट्यूट कीजिए और देखिए आपको आपका आंसर क्या मिलता है। p आपको है ऑलरेडी पता 1 एंड देन दिस इज 1 माइनस z और यहाँ से आपका z का आंसर आ जाएगा 2। सो फॉर और केस ए हमारा सिस्टम क्या है, अनस्टेबल, क्योंकि z इक्वल टू 2 मीन्स कि आपके क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के, आपके सिस्टम के क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के दो पोल्स राइट हैंड साइड पे लाई कर रहे हैं, तो विच मीन्स योर सिस्टम इज अनस्टेबल। ठीक है, फॉर योर केस ए विद k इक्वल टू 1.25 आपका सिस्टम अनस्टेबल है। तो चलिए अब फॉर k इक्वल टू 2.5 देखते हैं आपका सिस्टम की क्या कंडीशन है, स्टेबल और अनस्टेबल। फॉर केस बी देखिए एक बार फिर से नाइक्विस्ट प्लॉट बनाते हैं। क्या बना था हमारा नाइक्विस्ट प्लॉट, कुछ इस तरह से। ये है हमारा 0.66 k, ये आ गया ओमेगा इक्वल टू 0 प्लस पे हमारी फ्रीक्वेंसी, ये आ गया ओमेगा इक्वल टू 0 माइनस पे। सिमिलरली ये है इन्फिनिटी पे और ये है ओमेगा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे। ठीक है, ये हमारा सेक्शन C2 का। तो फॉर केस बी हमारा k इक्वल टू 2.5 हमें गिवन है, तो 2.5 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो देखिए क्या बन जाएगा आपका एक्सप्रेशन, इक्वल टू 1.65। ठीक है, तो अब आपका -1 प्लस J0 कहाँ आ जाएगा, इस इंसर्कलमेंट के अंदर, कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज इंसर्कलमेंट के अंदर। अब आपका -1 प्लस J0 आएगा। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1, n इक्वल टू p माइनस z पे n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए p की भी, और यहाँ पे आप z का आंसर देखिए आपको मिल रहा है 0। तो यहाँ पे z का 0 का मतलब क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का कोई भी पोल राइट हैंड साइड पे नहीं है। दैट मीन्स योर सिस्टम इज स्टेबल। ठीक है, तो ये आ गया आपका फॉर केस बी, सिस्टम इज स्टेबल। अब देखिए हमसे एक चीज़ और पूछी गई है, मार्जिनल स्टेबिलिटी। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ के दोनों एक ही बात है, तो अब वो निकालते हैं। देखिए वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक बार फिर से नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ कीजिए। देखिए ये बन जाएगा आपका कुछ इस तरह से नाइक्विस्ट प्लॉट। इस सिस्टम का ये पॉइंट है आपका -0.66 k और इसकी रोटेशन कुछ इस तरह से है नाइक्विस्ट प्लॉट की। तो
-1 + J0 आपने देखा, जब यहाँ था तो सिस्टम अनस्टेबल था, और अब यहाँ अगर आ जाए तो हमारा सिस्टम स्टेबल कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे -1 + J0 यहाँ आए तो -0.66 K की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो इसी कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए हम हमारी K मार्जिनल की वैल्यू निकालेंगे। कौन सी कंडीशन, कि -0.66 K शुड बी एटलीस्ट ग्रेटर देन -1, ताकि हमारा ये -1 + J0 इस साइड पे आए नाइक्विस्ट प्लॉट के। तो इस कंडीशन को यूज़ कीजिए, तो देखिए क्या बनेगा, 0.66 K should be greater than 1 and K should be greater than 0.66, 1 divided by 0.66, और ये बन जाएगा आपका कि that K should be greater than 1.51। तो ये आ गया आपके K मार्जिनल की वैल्यू।